बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2। उसमें जो चैप्टर फर्स्ट है वो हमने कंप्लीट किया था, जो कि ऑर्थोपेडिक नर्सिंग था। और फिर उसके बाद हमने न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग स्टार्ट किया। न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग में 7 डिजीज़ जो है ना वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम डिजीज़ नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे साथ है एनसेफेलाइटिस यानी इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अगर इस लेक्चर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज़ एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस एक्चुअली क्या होती है कि जब भी ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उस इन्फेक्शन या उस इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं एनसेफेलाइटिस, ठीक है। आप लोगों ने एनसेफेलान का लफ्ज़ सुना होगा। एनसेफेलान रेफर करते हैं सीएनएस को, और सीएनएस में हमारे साथ क्या आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे साथ ब्रेन की टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन हो जाए, जो कि बहुत सीरियस कंडीशन होता है, जो कि इसकी वजह से डेथ भी अकर हो सकती है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक और सीरियस कंडीशन होता है, ठीक है। तो उस दौरान हम इस वजह से ये नाम जो है ना एनसेफेलाइटिस इसलिए दिया गया है कि ये एनसेफेलान से निकला है, जो कि मतलब कि ब्रेन में जब भी ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए तो उस दौरान फिर हम कहते हैं कि एनसेफेलाइटिस हो गई है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब स्लाइड में लिखा गया है कि इट इज़ एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे पहले जो डिजीज़ किया वो जो हमारे साथ मेनिंजाइटिस था, तो वो मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस में ये डिफरेंस है कि मेनिंजाइटिस जो है ना ये हमारे साथ मेनिंजीज में इन्फेक्शन हो जाता है, यह मेनिंजीज में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो कि ब्रेन के प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, जो कि ब्रेन के प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होते हैं। जबकि एनसेफेलाइटिस जो है ना ये ब्रेन की ही इन्फेक्शन को कहते हैं, जब ब्रेन में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है। इसने अब उस लेयर को भी क्रॉस किया है, अब ब्रेन में ही इन्फ्लेमेशन हो गया है, जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत सडनली अकर हो जाता है, ठीक है, और बहुत सीवियर होता है, और समटाइम ये फिटर भी हो जाता है, यानी इसकी वजह से डेथ भी काज हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एनसेफेलाइटिस और उसको हम कहते हैं फिर मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब इसकी एटियोलॉजी की तरफ आते हैं। तो अगर एटियोलॉजी की हम बात करें तो जो एनसेफेलाइटिस है ये हमारे साथ वायरस की वजह से काज हो सकती है, जैसे कि वायरस में हमारे साथ जो मोस्ट कॉमन टाइप है उसमें हर्पीस कॉम्प्लेक्स वायरस है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे, ये हमने 3rd सेमेस्टर में डिस्कस किया था, ठीक है, जो कि वायरस चैप्टर था हमारे साथ फार्माकोलॉजी में, ठीक है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ हर्पीस कॉम्प्लेक्स ड्रग्स और हर्पीस कॉम्प्लेक्स वायरस क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद फिर उसके साथ साथ जो वायरसेस है उसमें हमारे साथ चिकन पॉक्स वायरसेस आते हैं, ठीक है, मीजल्स वायरसेस आते हैं और मम्स आते हैं। ये सारे हमने HN1 में डिस्कस किया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हमारे साथ जो मॉस्किटोस हो गए, मॉस्किटोस जो है ना इसकी वजह से, या टिक, जो कि ज़्यादातर जो जानवरों में जो छोटा सा इंसेक्ट पाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, मैं कम्युनिटी में उसका पिक्चर शेयर करूँगी, क्योंकि उर्दू में उसका नाम मुझे नहीं आता, ठीक है। उसको टिक कहते हैं। उसका पिक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग उससे फिर देख सकते हैं कि ये टिक क्या होता है, ठीक है। जो जानवरों में पाया जाता है, ज़्यादातर जो बकरियाँ, जो गाय वगैरह होती है उसमें पाई जाती है, ठीक है, उसको हम टिक कहते हैं। तो वो जो है ना उसकी वजह से या मॉस्किटो की वजह से ज़्यादातर ये जो है ना ये वेक्टर बन जाते हैं, यानी डिजीज़ इसके ज़रिए से ट्रांसमिट हो सकती है एक इंसान से दूसरी इंसान तक, एनसेफेलाइटिस का हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे साथ ये ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है। जब हमारे अपने जो इम्यूनिटी है वो हमारे अपने सेल्स पे क्या करे, उस पर मतलब अटैक करे और उसको उसमें इन्फेक्शन काज करे, ठीक है। इसी तरह से हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है। इसके साथ साथ हमारे साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काजेज जो है ना ये हमारे साथ एनसेफेलाइटिस की हो सकती है, इसकी वजह से एनसेफेलाइटिस काज हो सकती है। अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी की तरफ कि किस तरह से एनसेफेलाइटिस जो है ना वो काज होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ एक मॉस्किटो आया या एक टिक आया और उसमें वायरस प्रेजेंट है, ठीक है। कौन सा वायरस, जो कि एनसेफेलाइटिस को काज करती है, ठीक है, वो वायरस प्रेजेंट था। वो जो है ना वो किसी इंसान के स्किन पे उसने क्या किया, उसको टच किया, ठीक है, उस पर मतलब बाइट किया। जब उसको बाइट किया तो उसके ज़रिए से फिर हमारे साथ जो
ये जो इन्फेक्शन था, ये जो इन्फ्लेमेशन था, ये जो डिजीज़ था, ये क्या किया, ये चला गया, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस किया, उसके बाद जो न्यूरल सेल्स थे उसमें एंटर हो गया। उसमें जब एंटर हो जाते हैं तो जो न्यूरल नॉर्मल फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करते हैं। जब उसमें डिस्ट्रप्शन खास कर देती है, जब उसको डिस्टर्ब करती है तो उसके बाद क्या हो जाता है, हेमोरेज एंड इन्फ्लेमेशन कास हो जाती है। ठीक है, यानी जो इंसेफेलाइटिस है वो फिर कास हो जाती है। जब भी हमारे साथ न्यूरल जो फंक्शन होता है, नॉर्मल फंक्शन, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे साथ क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कास हो जाती है ब्रेन में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं साइन एंड सिम्टम की तरफ। तो बिल्कुल सेम साइन एंड सिम्टम होती है इसकी भी मेनिंजाइटिस के साथ। ठीक है, बिल्कुल सेम इसकी भी और मेनिंजाइटिस की, दोनों की सेम साइन एंड सिम्टम होती है, क्योंकि ये भी ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है और वो भी ब्रेन के जो लेयर्स होते हैं उसके इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, तो इसकी साइन एंड सिम्टम जो है ना वो ज़्यादातर रिलेटेड है, बस सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पे वो दिया गया है, ये जो रेड लाइन है। ठीक है, तो क्या आता है, बिहेवियर एंड पर्सनालिटी चेंजेस आते हैं, वही जो स्ट्रोक वगैरह है वो भी हो सकती है इसकी वजह से। ठीक है, यानी जो बिहेवियर चेंजेस है वो भी आ सकते हैं। अनकॉन्शियस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना वो भी डिक्रीज हो सकती है, उसकी जो डिफ़िकल्टी एंड वर्बल कम्युनिकेशन वगैरह में डिफ़िकल्टी आ सकती है। ठीक है, पर्सनालिटी चेंजेस आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल है वो कम हो सकती है। ठीक है, डिक्रीज हो सकती है। इसके साथ साथ फिर जो निक है उसमें जो नकल स्टिफनेस है वो आ सकती है, यानी नेक्स्ट स्टेप हो सकती है। ठीक है, फोटोफोबिया होगी, जिस तरह से मेनिंजाइटिस में होती थी कि जो लाइट है उसको डिसलाइक करेगी। ठीक है, लिथर्जी एंड क्लासिक सिम्टम्स जो है ना इंसेफेलाइटिस की हो सकती है। यानी लिथर्जी का क्या मतलब है, यानी थकावट महसूस करना। ठीक है, पेशेंट जो है ना वो थकावट में होगा। सीजर हो सकते हैं। सीजर क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है ना उसमें इन्फेक्शन आया है तो उसके फंक्शन जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो इसकी वजह से झटके शुरू हो सकते हैं। ठीक है, एक्यूट कन्फ्यूजन हो सकती है, पेशेंट कन्फ्यूज हो सकता है, और इसके साथ साथ प्लिसाइड पैरालिसिस हो सकती है। प्लिसाइड पैरालिसिस का क्या मतलब है, ये हमारे साथ क्या होती है, ये हमारे साथ एक क्लिनिकल सिंड्रोम होती है जो कि हम रेफर करते हैं कलेक्शन ऑफ साइन एंड सिम्टम को, जो कि हमारे साथ जब भी कलेक्शन ऑफ साइन एंड सिम्टम दिखाई दे एक डायग्नोसिस के दौरान, तो उस दौरान हम कहते हैं कि मतलब पैरालिसिस हो सकती है, एक कनेक्शन ऑफ पैरालिसिस हो सकती है। ठीक है, बॉडी में बहुत सारे पर्सनालिटी चेंजेस आ सकते हैं, तो उस दौरान हमसे कह सकते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ प्लिसाइड पैरालिसिस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो मेनिंजाइटिस एंड जो इंसेफेलाइटिस है उसके साइन एंड सिम्टम में ये डिफरेंस है कि इंसेफेलाइटिस जो है ना वो हमारे साथ उसमें मेंटल चेंजेस आते हैं। ठीक है, मेंटल स्टेटस चेंज हो सकता है, मोटर स्टेटस चेंज हो सकता है, और सेंसरी डिफिशिएंसी भी आ सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ स्पीच एंड मूवमेंट में भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, फर्दर साइन एंड सिम्टम क्या है, ये हमने एडल्ट की बात की, अब हम चिल्ड्रन की बात करते हैं। तो चिल्ड्रन में ज़्यादातर जो यंग इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस होते हैं, तो यानी जो स्कूल एज है, फ्री स्कूल एज है, उसमें क्या साइन एंड सिम्टम हमें दिखाई दे सकता है। तो उसमें जो उसकी जो फंटेनल्स होते हैं, जो कि सॉफ्ट स्पॉट होता है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट स्पॉट। ठीक है, ये बच्चों में प्रेजेंट होता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, इस पर ज़्यादातर हम फोर्स नहीं लाते, क्योंकि ये डायरेक्ट ही ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है और ब्रेन पे क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकता है। तो ये जो है ना ये क्या करते हैं, ये बल्जिंग हो गई होती है इसकी, यानी बाहर की तरफ ये निकला हुआ होता है। जिसको भी मेनिंजाइटिस हो बच्चों में, तो उसकी जो ये फॉन्टेनल है ये बाहर की तरफ बल्ज आउट हो गई होगी। ठीक है, तो उस दौरान हम कहते हैं कि इंसेफेलाइटिस की साइन एंड सिम्टम है। ठीक है, नाज़िया एंड वोमिटिंग होगी, जो कि हर डिजीज़ के साथ होती है। ठीक है, ये इसके साथ साथ फिर बॉडी स्टिफनेस होगी। ठीक है, बच्चों में बॉडी स्टिफनेस हो सकती है, पुअर फीडिंग होगी, और वो सोया, जब वो सोया रहे होता है ना, तो वो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं तो जब भी वो सोते हैं तो जब उसे भूख लगती है तो वो उठ जाते हैं, लेकिन ये बच्चे जो है ना ये नहीं उठेगा। ठीक है, इसमें ये इसकी जो मतलब इसकी जो ब्रेन एबिलिटी होगी वो इतनी नहीं होगी कि इसको पता चले कि इसे भूख लगा है। ठीक है, इसको आप खुद ही फीड करेंगे, उसकी फीडिंग जो है ना वो पुअर होती है। ठीक है, वो खुद फीड नहीं कर सकता ज़्यादातर, तो आप ज़बरदस्ती ज़ोर से उसको क्या करेंगे, उसको फीड करेंगे, फिर डॉक्टर के पास ले चलते हैं, नर्सेज वगैरह इसके लिए कुछ ऐसे मतलब ऐसे मैकेनिज्म कर देते हैं, ऐसे प्रोसीजर्स कर देते हैं जिसके ज़रिए से उसको क्या करते हैं, फीड देते हैं। ठीक है, यानी मतलब इंजी ट्यूब वगैरह उसको अंदर कर देते हैं ताकि इसको क्या करे, इसको फीडिंग दे दे। ठीक है, क्योंकि ये खुद जो है ना खुद ये फीडिंग नहीं
नहीं कर सकती, ठीक है, इसकी फीडिंग जो है ना वो पुअर होती है। और दूसरा ये कि ये इसे पता भी नहीं चलता कि मुझे भूख लगा है, ठीक है, क्योंकि ये जब भी भूखा होता है तो ये सोता ही रहता है, इसको पता नहीं चलता, ये उठता नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि ये इरिटेबल होता है, इरिटेबिलिटी यानी ये इसमें चिड़चिड़ापन होती है, ज़्यादातर रोता रहता है, ठीक है, इसको हमेशा सर दर्द होती है। तो ये बच्चे जो है ना ये नॉर्मल बच्चों से बहुत डिफरेंट होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब डायग्नोजिंग की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स हम किस तरह से डायग्नोजिंग करेंगे एक एंसेफेलाइटिस की। तो स्टूडेंट जब भी हमारे साथ डायग्नोजिंग की बात आते हैं तो हम किस तरह से डायग्नोजिंग करते हैं, तो वही बिल्कुल सेम टू सेम मेनिंजाइटिस की तरह लंबर पंक्चर टेस्ट करते हैं, ठीक है, एलपी को क्या कर देते हैं, उसको टेस्ट कर देते हैं, स्पाइन से एलपी को लेते हैं और टेस्ट कर देते हैं, लंबर पंक्चर को लेते हैं और टेस्ट कर देते हैं, पीसीआर कर देते हैं। पीसीआर का मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड्स में बताया कि पीसीआर हमारे साथ क्या होती है, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, जिसके ज़रिए से हम मालूम करते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन है, वायरल है, फंगल है या बैक्टीरियल है, ठीक है, वो टेस्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ एमआरआई करेंगे और पोजिट्रॉन इमेजिंग टोमोग्राफी स्कैनिंग। ये जो पोजिट्रॉन इमेजिंग टोमोग्राफी स्कैनिंग होती है ना, ये हम ज़्यादातर मेटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल फंक्शन को मालूम करने के लिए करते हैं, ठीक है, कि हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एंड जो बायोकेमिकल फंक्शन है वो किस तरह से है, ठीक है, उसको मालूम करने के लिए ये टेस्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ ईईजी करेंगे, जो कि हमने बताया कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करेंगे, ठीक है, जिसके ज़रिए से भी हमें पता चल जाता है कि ब्रेन में क्या, ब्रेन की जो फंक्शन है वो किस तरह से, उसकी इलेक्ट्रिकल फंक्शन किस तरह से है, नॉर्मल है, उसको मालूम करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे साथ एंसेफेलाइटिस का पेशेंट आ जाए जिसमें ब्रेन का इन्फेक्शन हो, तो उसको हम क्या करेंगे, बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, कि आपने बेड रेस्ट पे रहना है, आपने उठना चलना फिरना नहीं है, बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट, ठीक है, जितना वो रेस्ट में रहेगा वो सुकून में रहेगा। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड का क्या मतलब है, आपने क्या करना है, आपको फ्लूइड का यानी थर्स्ट का सिग्नल मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, उसका थर्स्ट सिग्नल को मालूम करना है कि उसे प्यास लग रहा है कि नहीं, ठीक है, इसको हम प्लेंटी ऑफ फ्लूइड कहते हैं। इसके साथ साथ फिर उसकी ब्रीथिंग असेसमेंट करेंगे, ठीक है, कि उसकी ब्रीथिंग जो है ना वो किस तरह से है, उसकी ब्रीथिंग एंड हार्ट फंक्शन को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे केयरफुली, ठीक है, क्योंकि उसका जो मेंटल स्टेटस है उसमें चेंजेस आए, उसे सही से पता भी नहीं चलता। स्टूडेंट्स अगर हम इसकी ड्रग की बात करें तो इसमें तो जब भी हम एंसेफेलाइटिस का पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं तो पहले हम उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देंगे, क्योंकि उसके ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गए, तो पहले उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में हमारे साथ कौन कौन से आते हैं, एसिटामिनोफेन आते हैं, एसिटामिनोफेन का जो जेनेरिक नेम है वो टाइलिनोल से आते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ अदर ड्रग्स भी मौजूद है। आइबुप्रोफेन हो गया, आइबुप्रोफेन जो है ना इसके जो जेनेरिक नेम है वो एडवेल मोट्रीन आईबी इसके नाम से मौजूद है, और इसके साथ साथ अदर नेम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम देंगे फीवर एंड हेडेक के रिलीफ के लिए नेफ्रोक्सिन, ठीक है, नेफ्रोक्सिन सोडियम जो है ना ये हमारे साथ वो ड्रग होता है जो कि हेडेक को एंड फीवर को, जितनी भी मतलब पेन वगैरह को रिलीव कर देती है, ठीक है। और इसके साथ साथ एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, क्योंकि अगर ये वायरस की वजह से हो गया है, वायरल इन्फेक्शन है, तो एंटीवायरल ड्रग देंगे। अगर बैक्टीरिया की वजह से हो गई है तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग देंगे, ठीक है। अगर फंगस की वजह से हो गई तो एंटी फंगल ड्रग्स देंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेशेंट है और वायरस की वजह से हो गई है तो एंटीवायरल ड्रग्स में हमारे साथ मौजूद है इसाइल क्लोरोवीर, ठीक है, एसाइक्लोवीर एंड इसके साथ साथ जो गेन साइक्लोवीर है, ठीक है, इसके फिर जेनेरिक नेम वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स देंगे। एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन जो है ना वो ड्रग्स होते हैं जो कि हम जो एंटी एपिलेप्टिक होती है, एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसके साइन एंड सिम्टम में झटकी भी आ सकते हैं, तो वो झटकी शायद एपिलेप्सी की हो जाए, ठीक है। तो उस दौरान हम क्या देंगे, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देंगे, जिसको हम एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। और उसमें हमारे साथ जो ड्रग मौजूद है वो है फिनाइल्टोइन, ठीक है, जो फिनाइल्टोइन ड्रग ऐसा ड्रग है जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एपिलेप्सी को ट्रीट कर देती है। स्टूडेंट्स आते हैं नर्सिंग कॉम्प्लिकेशन की तरफ। तो जब भी हमारे साथ क्या हो जाए, जब भी किसी को एंसेफेलाइटिस हो जाए तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो फर्दर अकर हो सकती है, ठीक है। तो पर्मनल न्यूरोलॉजिक डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। न्यूरोलॉजिक डिसेबिलिटी में हमारे साथ जो मोटर स्किल्स है, सेंसरी स्किल है, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे मोटर स्किल को डिस्टर्ब कर सकती है, जैसे कि मतलब वॉकिंग हो गया, ठीक है, वॉकिंग जो है ना वो ख़त्म हो सकती है, बंदा पैरालाइज हो सकता है,
ठीक है। कॉग्निशन जो मेमोरी वगैरह है, जो मेंटल स्टेटस है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ सेल्फ केयर वो खुद पर नहीं कर सकता, ये भी डिमिनिश हो सकता है, इसमें भी डिसेबिलिटी आ सकती है। और 65% जो इंसेफेलाइटिस सर्वाइवल है वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ज़्यादातर रहता है, मतलब वो लॉन्ग टर्म इंसेफेलाइटिस में रहता है, उसकी जल्दी से ये कंडीशन जो है ना फिर ट्रीट नहीं होता, और ये जो है ना फिटल भी हो सकता है, इसकी वजह से काज में डेथ भी काज हो सकती है, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो हमारे साथ क्या है ब्रेन एब्सेस है उसको डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।